ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बात कहने की यही सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है लेकिन उनकी समझ नहीं बढ़ती है। ये फैक्ट्स है। एक व्यक्ति उम्र के हिसाब से बुढ़ा तो होता है लेकिन वो बुजुर्ग भी है, इसकी गारंटी नहीं है। उम्र बढ़ती जाएगी, बूढ़ा होता जाएगा, उसे लोग बुढ़ा कहते हैं, यह बुढ़ा हो गया ये। लेकिन घर में कभी कभी तो बुजुर्ग वाह कहा जाता है। बुजुर्ग किसको कहते हैं? जो अपनी सोच, अपनी समझ से अपने परिवार को, अपने समाज को एक दृष्टिकोण देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को सचेत करता है और उसको सही मार्ग दिखाता है। ये बुजुर्ग है। तो आज मैं बात करूंगा श्री जयराम रमेश जी की। मेरे से बड़े हैं। जब मैं ही करीब 64 हो गया हूं तो मेरे से 3-4 साल वो बड़े भी हैं, तो यानी 70 के लगभग होने जा रहे हैं। वो उम्र तो बड़ी है, नो डाउट। वो तो जैसे जन्म लिया उम्र बढ़ती जाती है। अब बर्थडे बनाइए, ताली जाइए, खुश करिए, लेकिन ये नहीं पता आपकी उम्र 1 साल कम हो गई। ठीक है, जिंदगी के लिए वैसे अब बढ़ गए। अब उनकी समझ नहीं बढ़ी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सत्ता पक्ष के बारे में क्या विचार है, मोदी के बारे में क्या विचार है। इलेक्शन तो हो गए। तो उनका एक बहुत ही सटीक सा आंसर था कि मोदी जी की ये हार है, ये मोदी जी की राजनीतिक हार है, उनकी नैतिक हार है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी समझ नहीं रहे। अब उनको ये नहीं पता कि पब्लिक का जनादेश क्या रहा। भाई 240 सीट अकेले दम पर लेने वाली बीजेपी को ये नसीहत दी जा रही है कि उनकी ये नैतिक हार है, ये उनकी राजनीतिक हार है। तो मैं इनको याद दिलाऊं, जयराम रमेश जी को, कि सबसे पहले जो गठबंधन सरकार बनी थी वो बनी थी 1977 में, जब इंदिरा गांधी से उनकी तानाशाही से त्रस्त होकर के सभी दल मिल करके एकजुट होकर के, जैसे आज आप इंडिया है ना, इंडिया सारे इकट्ठे हो गए, आओ मोदी जी को हराओ, जबकि उनसे त्रस्त भी नहीं हुए आप, तब भी आप मोदी को हराओ। कुर्सी जा रही थी, आप कुर्सी नहीं मिल पा रही थी आपको। तो वहां तो एक्चुअल में त्रस्त थे, इमरजेंसी के कारण त्रस्त थे वो। और जब एकजुट होकर के जनता दल बना, जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी जो है उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गठबंधन सरकार आई। और मोरारजी देसाई चूंकि सख्त से वो ज्यादा टिक नहीं पाए। 800 कुछ दिन ही वो अपनी सरकार, 850-55 दिन ही वो अपनी सरकार चला पाए, पूरे 5 साल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद फिर चंद्रशेखर भी आए। और सबसे मजेदार बात क्या हुई, ये कांग्रेस के व्यक्ति श्री जयराम रमेश तब भी थे, कोई ये नहीं थे वो कि विदेश से आए हैं, वहीं थे, यहीं थे। उनको आज ये वाकया याद होगा किस तरह चौधरी चरण सिंह को आगे लाया गया। चलो चलो आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं। जाट बन जाते प्रधानमंत्री, कैसे बनेंगे ये बात की बात ना सोचेंगे। कांग्रेस ने सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री बना दिया। महीना पूरा नहीं हुआ, नॉट इवन ए सिंगल मंथ, 23 दिन के अंदर हमारा समर्थन वापिस है जी। हमें आपका समर्थन नहीं देना। अब कांग्रेस ने
उनकी एक नहीं, चारों के चारों पाए खींच लिए कुर्सी के। अब जो होना था वही कि मिड पोल हुआ। अब ये कहा जाता है कि वो 6 महीने तक करीब सरकार में रहे। वो एक्चुअल में क्या था, वो एक एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा नहीं बन जाती, तब तो वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, नो डाउट। लेकिन ये वो पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी पार्लियामेंट का फेस नहीं कर पाए। जयराम रमेश जी को याद है कि नहीं है ये? अब मैं आगे पीछे कहीं नहीं जाता, मैं 91 की बात करता हूं आप डायरेक्ट। अब 91 में कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। टोटल सबको मिला मिले कितने बनेंगे? 244। जितने के आज अकेले उन्हीं के ही हैं, बीजेपी के ही। वो सब कुंभा मिला लिया उन्होंने और बने 244। सरकार किसकी? अल्पमत की। चली क्यों? कोई किसी ने भी नॉन कॉन्फिडेंस जो है वहां मोशन नहीं लेके आए। जब आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं रहे, सरकार चल रही है। जब इसको पकड़ पूरा कर, चल सरकार। तब जयराम रमेश जी कहां थे? तो उनकी नैतिकता कहां थी? जमुना तभी बह रही थी वहां दिल्ली में, और आज भी बह रही है। जमुना कहीं नहीं गई, वो तब भी बह रही थी, आज भी बह रही है। जयराम रमेश जी को यह भी याद नहीं होगा 2004 में जब हमारी मनमोहनी सरकार आई थी, तब क्या था? कितने मिले थे कांग्रेस को अपने को अकेले? अपने दम पर कांग्रेस को कितने मिले थे? अपने दम पर ही कांग्रेस को 2009 में कितने मिले थे? 2004 में पहले गठबंधन नहीं था, यूपीए पहले नहीं था, एनडीए तो अटल बिहारी वाजपेयी बना गए थे, लेकिन यूपीए नहीं था। जब 2004 में किसी पार्टी को फिर से बहुमत नहीं मिला, तो अफरा तफरी मचेगी। अब कैसे भी हो सत्ता हासिल करो। बन गया यूपीए, सबको इकट्ठा किया, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ लिया जी कुनबा। बन गई यूपीए, बन गई सरकार। धाराशाही कब हुए? 2014 में, और वो भी उनके हाथों जिनकी फुल मेजॉरिटी आ गई। 10 साल फुल मेजॉरिटी के साथ। अब सीट कितनी कम रहेगी उनकी? टोटल 32, बस यही थे ना, और तो कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन से पहले ही, गणिमत के इलेक्शन से पहले ही जेडीयू ने इनके साथ गठबंधन किया, टीडीपी ने इनके साथ गठबंधन किया। तो गठबंधन की सरकार जब बन रही है तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? चलिए मैं भी बात को मानता हूं, मान लेता हूं मैं कि प्रधानमंत्री जो है मोदी रिजाइन कर दें, सपोज मान लो, कौन बनाएगा सरकार? कांग्रेस 99 से। कांग्रेस तो है बड़ी, उसके बाद 99 पर वो बनाएगी, या ममता बनाएंगी, या अखिलेश यादव बनाएंगे? कौन बनाएगा सरकार? कोई है ऐसा? यानी जिसको पास अपनी 240 है उसको आप नैतिकता समझा रहे हैं। अरे भाई आप तब समझाओ अगर आपके पास अकेले में 255-56 हो। उनको ये तो बड़ा गलत कर दिया, हमारे 255-56 है और देखो 240 है, नैतिकता पर ये इन्होंने हमारे गड़बड़ कर दी। उनको रिजाइन करना चाहिए। एक 99, अब तो 98 रह गए शायद, 98 वाला आके दिखा रहा है नहीं सरकार गलत बन गई है। क्यों भाई, क्यों गलत बन गई? और सरकार 5 साल पूरा काम भी करेगी। तो जयराम रमेश जी आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त करिए। कोई ऐसा इसमें कोई आप ये जुर्म नहीं हो गया ये कि भाई उन्होंने सरकार बनाई है तो गलत हुआ। ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। और दूसरी बात, अब जयघोष बड़े हो रहे हैं आजकल। संसद से बाहर बलगलियां करते हुए हमारे अखिलेश यादव जी
ये अवधेश जी को, अवधेश प्रसाद जो हैं, जो जीत के आए अयोध्या थे, अति उत्साहित होकर के कह दिया, अरे ये तो अयोध्या के राजा हैं। अवधेश तो भैया राम का ही नाम है, अयोध्या का राजा कौन है? राम, और तो कोई नहीं है। और राम का नाम अवधेश है, रघुवर है, रघुनंदन है, आपकी वो कौशल्यानंदन है, दशरथ सुत है, रामलला है, और आपका अवधेश भी है, अवधेश के बालक। कोई नहीं, ठीक है, हम अब लड़ने किया उसकी बात नहीं करते किसी से कि जी हाँ, ये होला कर दो कि राजा। हाँ, एक बात और है, एक शख्स और भी था दिल्ली में। दिल्ली का राजा कौन? सबको याद होगा, दिल्ली का राजा कौन? वो दिल्ली के राजा है कहां हो? ये तो पहले उदाहरण है कि जो जहां का राजा है वो राजा खुद ही जेल में रहता है कि भैया हमारा तो ठिकाना यहां है, हम तो बाहर आ नहीं सकते। तो अब देश को आज को जो राजा बना के गुड्डी इतनी मत चढ़ा दो कि ऐसे औंधे मुंह गिरे कि फिर उनका बचना मुश्किल हो, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। कहते हैं कि जुबा पर सरस्वती होती है, पहले तोल फिर बोल, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वही कह कही थी जो राम को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, हर वक्त उसकी बलाई नहीं थी, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती। एक बार सिर्फ फाली, क्योंकि अयोध्या से राम को वनवास दिलाना था, ये नीति थी। अब वो कहते हैं ना, जो नियति होती है तो फिर वो जो उस पर किसका बस नहीं चलता, वो क्या रहती है, प्रकृति का नियम है, ये कोई बस नहीं चलता उस पर। अयोध्या से राम को वनवास दिलाना था, वनवास देकर उनको बाहर निकालना था, ताकि जो दैत्य फैले होते उनका उनका जो है उनसे उद्धार किया जाए साधु संतों का। तो कैसे? सरस्वती कहां बैठी? मंथरा की जीभ पर। मंथरा की दो वर्ड कि भरत तेरा अपना है, राम तेरी स्वतन का है। भाई अपनी सोच, उनकी नहीं। जब धीरे धीरे एक बात को हुआ तो सरस्वती की वो बात धीरे धीरे जो है दिमाग पर काम कर गई। किसके? कैकेयी के। और कैकेयी ने वो दो वरदान मांग लिए, 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। हो हल्ला हो गया, एक हंसता खेलता परिवार दवा यार, ये सरस्वती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। राजाओं का हाल तो बता ही दिया मैंने आपको। एक राजा हमारे दिल्ली के थे, वो कहा है देख लो, और दूसरे राजा हमारे ये घोषित हो गए। खैर इनका नाम ही अवधेश है, मैं तो तब भी कहता हूं कि राजा राम कह दो या राजा अवधेश कह दो, क्योंकि देश भी राम का ही नाम है। हाँ, बस इतना है कि राम की तरह ही वो अब 5 साल काम नहीं करके दिखाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनको ये मैंडेट मिला है, उसको सर आंखों पर रखिए, अयोध्या वासियों की सेवा करिए और दिखाइए कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूं। और ये भी बता दें आपको मैं, ये नहीं है कि बीजेपी का ये गढ़ है कि ठप्पा लग गया। अगर आज आप अयोध्या वासियों की सेवा करते हैं, अगर आप रामलला की, आप ठीक है आप दर्शन करें ना करें ये आपका अपना पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन आप राम मंदिर में आने वाले भक्तों का ख्याल रखें, आप हर सुख सुविधा का ध्यान रखें। वहां यही 5 नहीं आगे आपको मिल सकता है। इसमें ये गौरवंती मत हुई है कि हमने हरा दिया, हमने बीजेपी को हरा दिया। अरे भाई ये तो इलेक्शन है,
और एक बात और मुझे कहना चाहता हूं, अगर जैसे ईवीएम खराब, ईवीएम का ये, अरे अगर मान लो इलेक्शन कमीशन एक बात मानने वाली कि अरे बैलेट पेपर बहुत रोते हैं, बैलेट पेपर से कराओ, बैलेट पेपर से कराओ, एक बार ना अयोध्या से रखवाली, अयोध्या का चुनाव दोबारा करा दो बैलेट पेपर से, इसको कैंसिल करो, इसको उनको लोग ईवीएम का हम टेस्ट कर लेते हैं, हम अयोध्या में दोबारा से बैलेट पेपर से हम इलेक्शन कराते हैं। मैं ये इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से फौज करके वीडियो से 1000 बूथ पे वीडियो काम से कोई गड़बड़ ना हो, आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दीजिए ताकि ये ईवीएम का बुखार उतर जाएगा इनका। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आज बस इतना ही। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इसके शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुंचे। और अभी मैंने कल ओवैसी के बारे में कहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।